नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी किताबें हमारे अतीत भाग 2 कक्षा 7 की बुक्स को, और जिसका आज ये आखिरी चैप्टर है, चैप्टर 10 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप मानचित्र एक और ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में विशेष रूप से उल्लेखनीय कुछ घटनाएं घटित होती हैं। हम ये गौर करते हैं कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह तक बदली थी। हमने ये पहले भी देखा था कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। ये मानचित्र 1 और 2 में दर्शाया गया है कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी शताब्दी थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समयांतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलना शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी मोटे तौर पर जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और 1761 तक, जब तक औरंगजेब के परवर्ती जो शासक आते हैं, इस छोटी सी अवधि में जब पानीपत की जब तीसरी लड़ाई होती है, उस दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम इस मानचित्र को देख लेते हैं। देखिए, ये सारा जो क्षेत्र दिया गया है, ये मुगल सीमा के बाहर की सीमा है, यानी कि इतना जो अंदर का जो जितना भी क्षेत्र जो हमें दिखाया गया है, ये 1700 के समय का, 1700 ईस्वी के आसपास का समय है जब मुगल साम्राज्य यहाँ तक फैला हुआ था। और बाकी जो सीमाएं हम लोग देख रहे हैं, देखिए यहाँ तक भारत का ये जो हिस्सा है, ये जो डैश डैश में लाइंस दी गई हैं, इससे बाहर का हिस्सा सारा मुगल साम्राज्य के अधीन नहीं था। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है, ये पूरा मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था, जिसके अंदर देखिए लाहौर है। लाहौर यहाँ पर ये है, जो पंजाब प्रांत है वो है। यहाँ पर पानीपत है, दिल्ली है, जोधपुर, जयपुर यानी ये जो राजपूताना का जो क्षेत्र है, गुजरात है, ये मालवा का जो क्षेत्र है, ये ग्वालियर, लखनऊ, मुर्शिदाबाद, ये बंगाल का क्षेत्र, ये भोपाल मध्य प्रदेश का, ये इधर से पूना, हैदराबाद, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र आ जाता है, आंध्र का क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, तो ये सारा जो एरिया है ये मुगलों के अंडर में है। किसके अंडर में है? ये मुगलों के अंडर में था। कब से लेकर कब तक? 1707 में देखिए 1700 तक का ये मानचित्र दिखाया गया है। इसके बाद में 1700 यानी 1700 तक ये लगभग मानचित्र जो है वो बनाया गया, जो मुगलों के अंडर में था। और 1707 में किसकी मृत्यु हो जाती है? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद परिस्थितियां कैसे बदलने लग जाती हैं, उसके बारे में हमें बताया गया है। ये जो मानचित्र 2 है, इसके अंदर हमें ये दिखाया गया है कि 18वीं शताब्दी में, यानी कि जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद कंपनी शासन तो 1600 में शुरू हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे जो अंग्रेज हैं वो ब्रिटिश नियंत्रण इनका 18वीं शताब्दी में शुरू हो जाता है। तो हमें ये जो कुछ निशान दिए गए हैं, देखिए ये वाला जो एरिया है, ये वाला, और ये जो क्षेत्र है, ये पूरी तरह से ब्रिटिश क्षेत्र में नियंत्रण में था। बाकी सब जगह तो रियासतें वगैरह ही थी। ठीक है, तो अब ये देखिए पटना का, मुर्शिदाबाद बंगाल, कलकत्ता, ढाका बिहार, पटना, ये इधर यहाँ जो समुद्री क्षेत्र है मसूलीपट्टनम, है ना, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। तो ये सारा जो क्षेत्र है ये अंग्रेजों के अंडर में था, और बाकी सारा जो है रियासतें थी, और जो मुगल जो परवर्ती शासक थे वो थे। अब है मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। हम लोग ये देखते हैं कि मुगल शासन जो है जितनी तेजी से फैला था, बाबर से लेकर औरंगजेब तक जितनी ज़्यादा प्रसिद्धि मुगल साम्राज्य ने अपना विकास किया था या अपना साम्राज्य फैलाया था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें बदलने लग जाती हैं। ठीक है, और कैसे इनका जो प्रभाव है वो कम होता जाता है और ब्रिटिश प्रभाव यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाता है। देखिए, पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा हुआ है कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई में किस प्रकार पहुंचा था, और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट कैसे आने लग गए थे। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679
से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्चा कर दिया था। ठीक है, दक्षिण क्षेत्र में इसको जब लड़ाई करनी थी, यानी बीजापुर, ये गोलकुंडा वाला जब क्षेत्र को जीता था, तब ये बहुत ज़्यादा इन्होंने खर्चा किया था। और जीतने में सेना के लिए, सेना के ऊपर खर्चे भी हो रहे थे इनके। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी थी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों कार्यालयों पर निर्भर रखते थे। सैन्य प्रशासन यानी दीवानी और फौजदारी जो मुकदमे होते हैं, ठीक है, दीवानी जो होते हैं वो होते हैं नॉर्मल, जैसे चोरी हो गई, डकैती हो गई, जिसमें मतलब हत्या वगैरह के नहीं होते हैं केसेस। और फौजदारी वो होते हैं जिसमें मृत्यु वाले या केसेस जो होते हैं जिसमें किसी की हत्या कर दी जाती है, लूटपाट के साथ मार दिया जाता है, ऐसे केसेस को फौजदारी में लिया जाता है। और दीवानी जो होते हैं नॉर्मल चोरी चकारी वाले, डकैती वाले केसेस होते हैं, मारपीट वाले होते हैं। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई थी। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में जमींदारों और किसानों के विद्रोहों और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया था। कभी कभी ये विद्रोह करों के भार के विरुद्ध किए जा रहे थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें थीं। पहले भी अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती तो दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए कर दिया, जिससे धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी। और औरंगजेब के बाद वाले जो उत्तराधिकारी थे, यानी बाद औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे, जो परवर्ती शासक थे, वो इस बदलाव को रोक नहीं पा रहे थे। अब देखिए, भरपूर फसल और खाली तिजोरियां। एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य को वित्तीय दिवालियेपन का, यानी कि औरंगजेब के बाद जो मुगल साम्राज्य है वो कैसे वित्तीय दिवालियेपन का शिकार हुआ, उसके बारे में बताया है। बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए हैं। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता है। उनके स्थानीय गुमाश्ते गुमाश्ते हमने पहले भी पढ़ा था, ये अधिकारी होते हैं, एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं। जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है, जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था और प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता है, जबकि पहले उल्टा हो रहा था। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रखते हैं जिसकी आशा उससे की जाती है। वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उसके आगे आगे चलते हैं, और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ से देंगे। अब इन आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच में ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को वो लूट कर भारी मात्रा में धन दौलत यहाँ से ले जाता है। तो हमारे लिए ये लाइन इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि नादिर शाह का आक्रमण, जो ईरानी शासक है, ये कब होता है और कहाँ होता है, तो 1739 में होता है दिल्ली पर। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा, यानी कि 1748 से 1761 के बीच में 5 बार अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली उत्तरी भारत पर आक्रमण करता है और भयंकर लूटपाट मचाता है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम पहले नादिर शाह के बारे में। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक ने मुगल कोष को जिस तरह से धन लूटा गया था उसका वर्णन करते हैं लेखक। एक 60 लाख रुपए, कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ के गहने, जवाहरात और अन्य चीजें ले गया। इनमें से तो कुछ इतनी बेशकीमती थी कि जिनका दुनिया में कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता है, जैसे तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन। ये मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? ये जी बनवाया था शाहजहां ने।
ठीक है? शाहजहाँ ने अपना एक बहुत ही स्वर्ण हीरे जो सोना, चाँदी जो हीरे जवाहरात जड़ित एक सिंहासन बनवाया था जिसे तख्ते ताऊस कहा जाता है, यानी मयूर सिंहासन कहा जाता है। ये बनवाया था अपने दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए, लेकिन शाहजहाँ तो पता नहीं बैठे कि नहीं, लेकिन 1739 में जब इसका आक्रमण होता है, इस समय पर शाहजहाँ तो कब के ही चले जाते हैं और उसके बाद उनका बेटा जो है औरंगज़ेब, वो भी 1707 में चला जाता है, ठीक है? मृत्यु हो जाती है और उसके बाद के जो शासक हैं ये इसको कोई इसका मुकाबला कर नहीं पाते नादिर शाह का, और दिल्ली में विध्वंस मचा के चला जाता है नादिर शाह। मयूर सिंहासन को भी ले जाता है, कई करोड़ों रुपयों के कीमत के, अरबों रुपए मान लो अब, क्योंकि ये तो 50 करोड़ के गहने आ गए हैं जी, और ज्वार आते हैं, 100 करोड़ के, सॉरी 1 करोड़ के लगभग सोने के बर्तन हैं, कई हज़ार सोने के सिक्के हैं, 60 लाख रुपए हैं। तो बहुत ज़्यादा लूट-पाट यहाँ पर मचाई जाती है। एक और वृत्तांत जो दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का मिलता है, वो कहता है, जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए, जिन्हें कभी भरपूर आदर इज़्ज़त दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग-थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह-तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया-नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे, और जिनके पास ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, वे अब बेघर हो गए। जो नया शहर बसाया था शाहजहानाबाद, जो शाहजहाँ ने अपनी जो नई राजधानी बनाई थी दिल्ली में, शाहजहानाबाद, उसको उसने मलबे का ढेर बना दिया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। ये एक चित्र दिया गया 1779 का नादिर शाह का। ठीक है, ये नादिर शाह है जो 1779 का एक इसका चित्र भी दिया गया है। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता ने उसे और भी कमजोर बना दिया। ये जो अभिजात दो बड़े गुटों में बंट गए थे, ईरानी और तुरानी। ठीक है, काफी समय तक परवर्ती मुगल शासक इनमें से एक या दूसरे समूहों के हाथों की कठपुतली बने रहे, यानी कि ईरानी और तुरानी मूल के जो है ये बंट गए थे। जो उस वक्त जो साम्राज्य में जो अभिजात वर्ग था, बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाहों फर्रुख सियर और आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 और 1713 से 1719 इन दोनों की हत्या हो गई, और दो अन्य बादशाहों अहमद शाह, जिसका शासनकाल 1748 से 1754 रहा, और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया, यानी कि इनके जो खुद के जो सीनियर्स जो अधिकारी थे, इन्होंने ही इनको बुरी हालत कर दी, इनको अंधा बना दिया। अब है नए राज्यों का उदय। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति को प्रबल बना दिया। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया था। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को तीन परस्पर व्यापी समूहों में बांटा जा सकता है, अवध, बंगाल और हैदराबाद। यानी 18वीं शताब्दी में राज्यों को तीन बड़े समूहों में बांटा गया था। ये था अवध का हिस्सा, बंगाल का और हैदराबाद का। जैसे ये राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे, हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े। ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे, इनमें से कई राजपूत प्रदेश भी थे, और तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों और जाटों के राज्य आते हैं। ये विभिन्न प्रकार के थे। इन्होंने कड़े लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीनकर ली थी। फिर है पुराने मुगल प्रांत। अब पुराने मुगल प्रांत देखते हैं हम कौन कौन से थे। पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ था, ये तीन राज्य प्रमुख थे। हमने अभी बार पढ़ाई है कि अवध, बंगाल और हैदराबाद, ये पुराने जो है राज्य हैं।
ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक थे सादत खान जिन्होंने अवध को बसाया था, मुर्शिद कुली खान जिन्होंने बंगाल को बसाया, और आसफ जाह ये हैदराबाद से थे। ये ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। अभी हमें यहाँ पर इन तीनों के नाम याद रखने हैं। ये तीनों कौन हैं? वापस देखिए, सादत खान ये अवध के हैं, मुर्शिद कुली खान ये बंगाल के हैं, और आसफ जाह हैदराबाद के हैं। इन्होंने ही इनको नगरों को, इन बड़े राज्यों को बसाया था। मुगल बादशाहों को इन लोगों पर बड़ा भरोसा था। आसफ जाह और मुर्शिद कुली खान दोनों को 7,000 का दर्जा यानी मनसब मिला हुआ था, और सादत खान का जो दर्जा था वो 6,000 था। अब ये याद रखना है, हमने पहले भी मनसब के बारे में बात की है कि इनकी एक रैंक डिसाइड की गई थी एक तरह से। इनको ये मासिक वेतन एक तरह से मिलता था। इनकी इतनी मतलब एक जो आय है, इनकम थी, सोर्स ऑफ, वो थी। तो यहाँ पे ये याद रखना है। जो सादत खान है, सादत को मिलती थी 6,000, ठीक है। और ये जो है मुर्शिद कुली खान, इसके बारे में ध्यान रखिए, मुर्शिद कुली खान, और एक और कौन है हमने देखा, आसफ जाह। आसफ जाह, इन दोनों को 7,000 का मनसब मिला हुआ था। जात इनकी जो थी वो 6,000 की थी, सॉरी 7,000 की, है ना। ये किसकी थी? 7,000 की, आसफ की, और मुर्शिद कुली खान की 7,000 की, और सादत खान की 6,000 की जात का दर्जा। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि जात क्या होता है, ये भी हमने वैसे पढ़ा है। फिर है हैदराबाद, निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह, है ना। अब ये कौन है आसफ जाह? हमने जो भी पढ़ा, निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह 1724 से 1748, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। मुगल बादशाह फर्रुख सियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी। बाद में उसे दक्कन का कार्यभार भी दे दिया गया था। 1720 से 1722 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जाह के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई और उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। कौन बन गया था? देखिए, 1720 से 1722 में इसको दक्कन का सूबेदार की जगह प्राप्त थी। लेकिन उसके बाद में आसफ जाह जो है वो इतना धीरे धीरे शक्तिशाली हो जाता है कि ये वहाँ पर किसकी, इसको कार्यभार भी दे दिया जाता है, इसको दे दिया जाता है, इसको अवध का जो सूबेदारी है वो भी सौंप दी जाती है। कहाँ की सूबेदारी देती है उसे? अवध की सूबेदारी भी मिलती है। फिर है आसफ जाह अपने कुशल सैनिकों और प्रशासकों को उत्तरी भारत से लेकर आया था। वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। उसने मनसबदार नियुक्त किए, जागीरें प्रदान की, लेकिन फिर भी वो मुगल सम्राट का सेवक ही था। लेकिन वो काफ़ी महत्वाकांक्षी था और आज़ादी से शासन चलाता था। न तो दिल्ली से कोई निर्देश लेता था, न ही दिल्ली उसके कामकाज में हस्तक्षेप करती थी। मुगल बादशाह तो केवल निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह द्वारा दिए गए निर्णयों की पुष्टि करते थे। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। यानी हैदराबाद निज़ाम के तो हमेशा झगड़ा ही होता रहता था इन सबसे। एक तरफ तो पठारी क्षेत्र में जो स्वतंत्र तेलुगु शासक थे वो इनसे झगड़ा करते रहते थे, युद्ध होता रहता था, या फिर पश्चिम की ओर मराठों के साथ इनका युद्ध होता रहता था। पूर्व दिशा में निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था। लेकिन इसकी महत्वाकांक्षा उस वक्त रुक गई जब ब्रिटिश शक्ति इसके सामने आकर खड़ी हो गई। अब देखिए हैदराबाद की निज़ाम के फौज का एक वर्णन। हैदराबाद के निज़ाम के एक निजी सैनिकों का वर्णन 1790 में मिलता है देखने को। कहा जाता है कि निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी है। उसके आसपास कई हजार घुड़सवार रहते हैं। अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का सांकेतिक वेतन 100 रुपये से ज़्यादा है। यानी कि आज से 200 250 साल पहले 100 रुपये की वैल्यू क्या होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
अब है अवध। अवध के बारे में बात करते हैं। बुरहान उल मुल्क सादत खान को, बुरहान उल मुल्क सादत खान को 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया था। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक समृद्धिशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था। उत्तरी भारत और बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी में से होकर गुजरता था। ठीक है। अब देखिए, बुरहान उल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथों में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया। फिर है, बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों, जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दी। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों व लेखों की जांच की गई। नवाब के द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों का राजस्व का फिर से निर्धारण भी किया गया और उसने अनेक राजपूत जमींदारों, रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमियों को अपने यहाँ पर मिला लिया। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। अब इजारेदार क्या था? इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। दूसरी ओर स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। ठीक है। फिर है, दूसरी ओर इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई थी। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों और महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूहों की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लगे। ऐसा पहले नहीं हुआ था। ये सब किसके टाइम पर शुरू हो जाता है? ये हो जाता है जी बुरहान उल मुल्क के टाइम पे। ये इसकी चित्र दिया गया है इसका, बुरहान उल मुल्क का। अब हम पढ़ते हैं बंगाल के बारे में। बंगाल में क्या था? मुर्शिद कुली अली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खान बंगाल के नवाब थे, यानी प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे। यद्यपि मुर्शिद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बने, उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व पर अपना प्रशासन पर अपना नियंत्रण बनाया। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नकद वसूल किया जाता था। परिणाम स्वरूप जो बहुत से जमींदारों को, महाजनों को तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे, उन्हें मजबूरन अपनी जमीनें बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफ़ी बदलाव आया। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद और अवध में जो घनिष्ठ संबंध था, वह अलीवर्दी खान के शासनकाल में 1740 से 1756 में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया। उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धिशाली हो गया था। अब ये देखिए, अलीवर्दी खान का ये दरबार है। यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर विहंगम दृष्टि डालें तो हमें उनमें कुछ कॉमन जो फैक्टर्स है, फीचर्स है, वो देखने को मिलते हैं। पहला क्या है कि यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे जो उन्हें उत्तराधिकार में मिले थे। विशेषतः वे जागीरदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखा करते थे। दूसरा, उनके कर प्राप्त करने के तरीके जो है वो मुगलों से भिन्न थे। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर न निर्भर होकर तीनों राज्य हैदराबाद, अवध और बंगाल ने राजस्व की वसूली के लिए इजारेदारों के साथ ठेके कर लिए। इजारेदारी की प्रथा क्या थी? जो मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी। 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में
फैल गई थी। तथापि देहात के उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं थीं। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण यह था कि इसमें राज्य और धनी महाजनों वणिक जनों के बीच में संबंध उभरने लगे थे, बढ़ने लगे थे। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारदारों को पैसा उधार देते थे। बदले में प्रतिभूत जमानत या बंधकों के रूप में जमीन रख लेते थे और उनकी जोतों से अपने खुद के कारिंदों के जरिए कर वसूल किया करते थे। यानी कि ये इन किसानों को अपनी जमीनों से ही हटाकर खुद अपने जो कारिंदे हैं, अपने जो नौकर हैं या किसान हैं, उनसे खेती करवाते थे और अपने कर को वसूल कर लिया करते थे। इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ्य साहूकारों और महाजनों की इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ गई थी। अब आगे देखिए, राजपूतों की वतन जागीरी। राजपूत शासक तो एक ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने कभी बहुत ज़्यादा हल्ला नहीं मचाया। इवन जैसे भी परिस्थितियां थी, वे अपनी समझ के अनुसार उन परिस्थितियों के आगे झुकी जाते थे और अगर नहीं झुकते थे तो युद्ध कर लेते थे, है ना। अब देखिए, कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। राणा प्रताप ने 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर भी आसीन हुए थे। राणा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया था, लेकिन वो अपने निर्णय पर दृढ़ रहे थे। बहुत बार हम ये प्रश्न पढ़ते हैं कि अकबर जो है वो महाराणा प्रताप को अपनी तरफ करने के लिए किन किन को भेजता है। तो एक ट्रिक आती है, चार लोगों को, यानी कि एक एक करके चार लोगों को जो है इनके पास भेजता है। एक शिष्टमंडल जो है वो भेजता है। एक तो होता है उसमें जलाल खां कोरची, ठीक है। एक होता है मान सिंह, ये मान सिंह कछवाहा वंश वाले हैं, ठीक है, मान सिंह। एक होते हैं भगवंत दास, जो इनके फादर साहब ही होते हैं, ठीक है। और एक होते हैं टोडरमल, ये इनका वित्त मंत्री होता है, ठीक है, और इनका मित्र भी होता है अकबर का। अब ये देखिए, लेकिन महाराणा प्रताप किसी के सामने झुकते नहीं हैं और युद्ध को वो ओके करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम इसको शुरू करते हैं। बहुत से राजघराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर, अंबर यहाँ पर आमेर के लिए ही है, ठीक है, ये आमेर वंश के लिए ही है, आमेर के लिए अंबर कहते थे। बहुत से राजघराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह भी मुगल दरबार की गुटिया राजनीति में ये भी अपने पैर फंसा लेते हैं। ये सन ऑफ जसवंत सिंह होते हैं, जिनकी जमरूद में मृत्यु हो जाती है। मुगल दरबार के ही आभारी होते हैं ये। इनकी जो वाइफ है उस टाइम पे प्रेग्नेंट होती हैं जब जसवंत सिंह की मृत्यु होती है। तो उनकी जो दो रानियां हैं उनमें से एक के ये अजीत सिंह पैदा होते हैं और इसकी जो रक्षा करने के लिए, क्योंकि ये इसको शासक देंगे नहीं मुगल, है ना, तो ये क्या करते हैं, इनका जो एक वीर भक्त है, वीर सेवक है इनके, वीर दुर्गादास राठौड़, ये अजीत सिंह को वहाँ से ले जाते हैं। और जब इनको औरंगजेब अपने ही अंडर में रखता है तो ये वहाँ से कैसे ना कैसे करके उसको निकालते हैं। अपने विशिष्ट जो सहयोगी व्यक्ति होते हैं उनकी सहायता से निकाल कर ले आते हैं और इनको मारवाड़ की रियासत के शासन पर बिठा देते हैं। लेकिन फिर भी इनको ऐसे ऐसे तरीके से मेंटली वॉश किया जाता है, इनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि जो दुर्गादास राठौड़ अपना पूरा जीवन इनके भविष्य को सुधारने में लगा देते हैं, ये इनकी उपेक्षा कर देते हैं अजीत सिंह जी। और अजीत सिंह की इस उपेक्षा के कारण जो दुर्गादास राठौड़ है वो हमेशा के लिए उस क्षेत्र को छोड़कर चले जाते हैं। और जो इनकी सहायता कौन करते हैं, मेवाड़ नरेश करते हैं।
और इस तरह से उनको एक रियासत भी दे दी जागीर भी दे दी जाती है दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ शासक द्वारा। फिर यहाँ पे इनकी जो उज्जैन में जो क्षिप्रा नदी है, यहाँ पर इनकी मृत्यु होती है वीर दुर्गादास राठौड़ की। ठीक है, तो चलो इसके बारे में हम आगे बाद में और बात करेंगे कि यहाँ पर जोधपुर के जो राजा अजीत सिंह है, ये भी मुगल दरबार की गुटिया राजनीति में अपना पैर फंसा लेते हैं। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी मिली और अंबर यानी आमेर के राजा सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदर शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। अब ये जो औरंगजेब की मृत्यु हो गई है 1707 में और उसके बाद जो शासक बनते हैं जैसे जहांदर शाह बनते हैं, है ना? वैसे जो हम पढ़ते हैं पहले मुअज्जम और आजम है वो उत्तराधिकार के युद्ध में लड़ते हैं। फिर उसके बाद जहांदर शाह आते हैं 1713 में, वो इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर देते हैं और इनको कुछ देते हैं चेंजेस के साथ। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों में कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिशें की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया यहाँ पर और अपने राज्य में मिला लिया। और दूसरी ओर अंबर जो नरेश हैं सवाई जय सिंह जी, ये क्या करते हैं बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और 1722 में इनको आगरा की सूबेदारी दे दी गई है। 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे नहीं हो पाया। कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनाए थे जो सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर, महलें, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण की संरचनाएं और अन्य इमारतें होती थीं। जैसे हम ये देख रहे हैं, ये चित्तौड़गढ़ किले में एक तालाब, कुंडी और बावली जैसे कई जल निकाय बने हुए थे। ये एक तस्वीर दिखाई दे रही है हमें जल संग्रहण के स्त्रोत्र की। अब है राजा जयपुर के राजा जय सिंह। अभी हमने पढ़ा इसके बारे में। 1732 के एक फारसी वृतांत में राजा जय सिंह का वर्णन। राजा जय सिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे। 5 या 6 वर्ष के लिए वो मालवा के सूबेदार भी रहे। इनके पास विशाल सेना थी, तोपखाना था और भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा नदी के तट तक फैला हुआ था। ठीक है, अब ये जो हम देख रहे हैं, ये जो इमारत है, ये जंतर मंतर है जो सवाई जयसिंह ने ही बनवाई थी। ये इन्होंने 5 बनवाई थी, है ना? ये कहाँ कहाँ पर बनवाई थी सवाई जयसिंह ने? ये बनाई थी एक तो दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में। इन्होंने 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया था और जिनको वर्तमान में जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। और इसमें आकाश में खगोलीय पिंडों के अध्ययन की कई गणनाएं करने के लिए कई तरह के उपकरण बनाए गए हैं। अब ये जो किले हम जो देख रहे हैं, ये है मेहरानगढ़ किला जोधपुर का, जो एक पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए आज़ादी हासिल करना। अब हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए थे। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला था। गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु थे। 1699 में इन्हें खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। इससे पूर्व उनके पश्चात राजपूत और मुगल शासकों के साथ काफ़ी लड़ाइयाँ इनकी होती हैं। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर दिए थे। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बना दिया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच में उन्होंने अपने क्षेत्र प्रशासन की स्थापना की। किसने की थी? बंदा बहादुर ने की थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। अब आगे देखिए, 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया जाता है और 1716 में इनकी हत्या कर दी जाती है, मार दिया जाता है। फिर 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में यानी ग्रुपों में,
फिर मिसलों में संगठित किया था। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। ये इंपॉर्टेंट शब्दावली है, इसको ध्यान रखिए कि जत्था, मिसला और दल खालसा क्या होता था। जैसे जत्थे थे होते थे, ग्रुप होते थे, ग्रुप में कई 100-50 व्यक्ति या उससे ज़्यादा व्यक्ति होते थे। मिसले कई जत्थों को मिलाकर बनते थे और इन जत्थों और मिसलों की जो संयुक्त सेनाएं होती थी ये दल खालसा कहलाती थी। इन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वो सामूहिक निर्णय लेते थे जिन्हें गुरुमता यानी गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था, गुरमत कहा जाता था इसे। सिखों ने राखी व्यवस्था की स्थापना की, स्थापित किया इन्होंने राखी व्यवस्था। ये देखिए ये जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, इनका जो है एक चित्र दिया गया है और ये महाराजा रंजीत सिंह है जिनकी ये तलवार है और ये वही रंजीत सिंह है जो कोहिनूर हीरा जो है वो भेंट करते हैं क्राउन को, है ना। फिर आगे देखिए 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का चित्र हमने देख लिया है। अब ये देखिए हमने एक लाइन पढ़ी थी कि सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की थी। अब ये राखी व्यवस्था क्या थी कि इसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% हिस्सा जो है वो कर के रूप में लिया जाता था और उसके बदले में उनको संरक्षण दिया जाता था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है, यानी राज करेगा खालसा बाकी रहे न कोई। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सके थे। कौन कर सका था? ये खालसा पंथ जो है वो कर पाया था। पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ इन्होंने अपना रोष प्रकट किया, फिर अहमद शाह अब्दाली जो है अफगान शासक, इसके विरुद्ध भी इन्होंने अपने सफल विरोध को प्रकट किया था। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। तो खालसा जी जो है ये पंथ है 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की स्थापना करते हैं, घोषणा करते हैं। और ये महत्वपूर्ण है कि इन सिक्कों पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय खालसा के आदेशों में पाए जाते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि इनके शासक जो है विभिन्न जो है वो आपस में बटे हुए थे, लेकिन इनमें से एक शासक जो है महाराजा रणजीत सिंह, इन्होंने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। ये शिवाजी का एक रूप चित्र है। अब देखिए 17वीं शताब्दी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई है, जिससे अंततः मराठा राज्य की स्थापना होती है। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से, यानी इनके जो पिता हैं वो शाहजी हैं और इनकी माता जो है वो जीजाबाई हैं। इनके यहाँ पर 1630 में इनका जन्म होता है। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव, क्योंकि शाहजी की जल्दी ही मृत्यु हो जाती है इनके जन्म के कुछ समय बाद ही, छोटी उम्र में ही जो है शिवाजी जो हैं ये अपनी माता के और अपने दादा कोंडदेव के प्रभाव में रहते हैं और इनके प्रभाव में, इनके निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़ते हैं। जावली पर कब्जे ने उन्हें मवाला पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया था। ये पहले सबसे पहले जावली पर कब्जा करते हैं और उसकी वजह से जो मवाला पठार हैं वो इनका इनका ये मुखिया बना दिया जाते हैं, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार के पथ को और प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। ये जो है अपनी प्राय गोरिल्ला युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने ही चौथ और सर्वदेशमुखी, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जब ये शिवाजी और इनके जो भेजे हुए जो मराठा आते हैं आगे आगे परवर्ती, ये चौथ और सर्वदेशमुखी जो ये कृषि आधारित कत्ल है ये जरूर लूटना शुरू कर देते हैं। तो ये इनके चौथ और सर्वदेशमुखी आधारित जो राजस्व प्रणाली है इसकी वजह से ये मराठा जो है एक मजबूत मराठा राज्य की नींव स्थापित करते हैं। अब देखिए मराठा राज्य के बारे में। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का विरोध करने के लिए उत्पन्न हुआ था। शिवाजी 1627 से 1680 के शक्तिशाली योद्धा परिवारों से यानी देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना करते हैं। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक कुणबी मराठों की सेना के मुख्य आधार बन जाते हैं।
शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभाव शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार में के हाथ में रहती है और शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा जो है ये मुख्य रूप से अपनी सेवाएं देते रहते हैं और फिर जो पुणे है मराठा राज्य की राजधानी बन जाता है। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास किया। उनकी सफलता का रहस्य क्या था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर ना लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला करते थे। मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां उनको रसद पाने और कुमुक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। 1720 से 1761 के बीच में मराठा राज्य का काफी विस्तार होता है और शनै शनै काफी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को ये क्षति पहुंचाते हैं। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए जाते हैं। 1730 के दशक तक मराठा नरेश का समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल जाती है इनको और इस क्षेत्र पर इनको चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल जाता है। अब ये देखिए चौथ क्या था, जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्षिण में मराठा इनको वसूलते थे। सरदेशमुखी क्या था, दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा था। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ती हैं। ये उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल और तेलुगु प्रदेशों तक फैल जाते हैं। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिला ही, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए और परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिलती है। अब देखिए अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन की व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहन दिया, व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोंसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने में संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास और समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फल फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धिशाली थे और महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के उत्पादित क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब बुरहानपुर को भी अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर, पूर्व में लखनऊ और इलाहाबाद को शामिल कर दिया गया था। अब हम देखते हैं कि ये पेशवा बाजीराव क्या थे। पेशवा बाजीराव, जिन्हें बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाना जाता है, पेशवा बाजीराव विश्वनाथ के पुत्र थे। एक महान मराठा सेनापति थे। उन्होंने विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है। मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी ये जाने जाते हैं। अब आगे देखिए जाट, यानी कि परवर्ती काल में 18वीं शताब्दी के मिडल में क्या चीजें चल रही थी। 17वीं 18वीं शताब्दी में अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सुदृढ़ सत्ता स्थापित की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण किया और 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभाव दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच में क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। कुछ अरसे के लिए ये जो जाट साम्राज्य है वो अब आगरा शहर का अभिरक्षक ही बन गया। जाट समृद्ध कृषक थे। उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत और वल्लभगढ़ जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के
रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करके हमला करके उसे लूटता है, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली थी। नादिर शाह का पुत्र जवाहर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इनके बलबूते वो मुगलों से लड़े। यानी कि ये जो नादिर शाह है 1739 में जो युद्ध लड़ने आता है, इसके बेटे के पास भी 30,000 सैनिक थे। तो अब हमारे सूरजमल जी क्या करते, जो भरतपुर शासक हैं, इन्होंने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इनके बलबूते वो मुगलों से लड़े थे। ठीक है। अब जहाँ भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया था, वहाँ दीग है ये, जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया था। ये विशाल बाग महल बनवाया है जाटों के द्वारा भरतपुर किले में, अंबर और आगरा शैलियों को समन्वित करते हुए। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, डीग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूनों पर बनाई गई थी। आगे जो दिए गए जो चित्र हैं वो इसी चीज को बताते हैं। 18वीं शताब्दी का दीग का राजमहल समूह। इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन के बांग्ला गुंबद पर गौर करें। अब देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति। 18वीं शताब्दी में भारत की विभिन्न 18वीं शताब्दी में भारत की विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण को अपनी अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति पश्चिमी दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक बनी हुई थी। अमरीकी 1776 से 1781 और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थिति के साथ साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक और राजनीतिक प्राधिकरणों को चुनौती दी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्गों, किसानों, शिल्पकारों ने पादरीगण, अभिजातों के विशेषाधिकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्म सिद्ध प्राधिकार नहीं होने चाहिए, बल्कि लोगों की सामाजिक स्थिति योग्यता पर निर्भर करनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों ने यह भी सुझाया कि सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होने चाहिए। उनका यह भी मानना था कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए, जनता की सरकार के कार्यों में भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए जनता को। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों जैसे आंदोलनों ने धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिकों में बदल डाला। नागरिकता, राष्ट्रीय राज्य, लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों ने भारत में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में जड़ पकड़ी। तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चेंजेस होती रहती हैं बाद के टाइम पे। ठीक है, तो ये कुछ इसके क्वेश्चंस हैं। अब हम जल्द ही मिलते हैं आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ, 8वीं क्लास के चैप्टर के साथ। 8वीं क्लास का हम हिस्ट्री चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। आज के लिए इतना ही। हार्दिक आभार, धन्यवाद।